अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं इस वीडियो में आपके साथ यूएमएल अप्लाइंग यूएमएल एंड पैटर्न्स का थर्ड एडिशन है। इसकी हम चैप्टर नंबर 1 जो है वो स्टार्ट करने लगे हैं, जिसमें हम कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं वो कवर करेंगे और अनइम्पॉर्टेंट और जो जिनकी डिटेल्स मैं बाद में शेयर करूँगी तो वो मैं स्किप करूँगी, ठीक है। तो सबसे पहले हमने ये देखना है कि हमारे पास व्हाट इज़ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस एंड डिज़ाइन, ठीक है। बेसिक कॉन्सेप्ट्स पहले क्लियर होंगे तो फिर हम यूएमएल पे चलेंगे कि यूएमएल क्या होती है और किस तरह से जो है हम इसको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस क्या होता है और डिज़ाइन क्या होता है। तो जो हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस कोई भी जो होता है ना, वो सिर्फ एम्फेसिस करता है कि ऑब्जेक्ट्स क्या होंगे और कॉन्सेप्ट्स क्या होंगे, यानी ये सोल्यूशन प्रोवाइड नहीं करता। और इसके अगर हम टॉप पे भी देख लें, हमारे पास की डेफिनेशंस थी कि एनालिसिस जो है वो एम्फेसाइज करता है ऑन इन्वेस्टिगेशन ऑफ द प्रॉब्लम एंड रिक्वायरमेंट रादर देन अ सोल्यूशन, ठीक है। तो हमारे पास जैसे एक एग्जांपल है कि इफ़ a new online trading system is desired, how will it be used, what are its functions। तो मेन चीज़ों का ये हमें जो है वो डिफ़ाइन कर देता है कि क्या क्या होंगी, यानी ये सिस्टम क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करेगा और किस पर्पज़ के लिए यूज़ होगा। तो इन क्वेश्चंस के आंसर जो है वो एनालिसिस के अंदर दिए जाते हैं। और जबकि जो हमारे पास डिज़ाइन होता है, डिज़ाइन के अंदर हम जो है वो कंसेप्चुअल सोल्यूशन के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे होते हैं, जिसके ज़रिए से हमारे पास रिक्वायरमेंट्स जो है वो हमारी क्लाइंट की जो है वो मीट कर रही होती हैं, ठीक है। और इसको हम देख लेते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है। डिज़ाइन emphasizes a conceptual solution in software and hardware that fulfills the requirement rather than its implementation, ठीक है। तो इसके बाद हम डिज़ाइन के बाद ही हम इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाते हैं, जबकि इसके अंदर हम जो है वो एक कंसेप्चुअल सोल्यूशन प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। तो इसी तरह हमारे पास जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस और डिज़ाइन होता है वो भी इन्हीं सेम बेसिक्स कॉन्सेप्ट पे होता है। ड्यूरिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस देयर इज़ एन एम्फेसिस ऑन फाइंडिंग एंड डिस्क्राइबिंग द ऑब्जेक्ट और कॉन्सेप्ट इन द प्रॉब्लम डोमेन। तो हम प्रॉब्लम डोमेन के अंदर जो है वो ऑब्जेक्ट्स क्या क्या हैं और कॉन्सेप्ट्स क्या क्या यूज़ होंगे, उनके ऊपर जो है वो उनको फाइंड आउट करने की और उनको डिस्क्राइब करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि अगर हम एग्जांपल लें फ़्लाइट इंफॉर्मेशन सिस्टम की, तो उसके अंदर हमारे पास कुछ कॉन्सेप्ट जो हैं वो होंगे कि हमारे पास प्लेन है, फ़्लाइट है और पायलट होगा। तो इनके कुछ एट्रीब्यूट्स वगैरह होंगे, वो डिफरेंट वो उनके अलग से डोमेन है। जबकि हम सिंपल ये डिफ़ाइन करने की कोशिश करना कि क्या क्या ऑब्जेक्ट्स होंगे और क्या क्या कॉन्सेप्ट्स होंगे, तो ये हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस के अंदर आता है, ठीक है। और ड्यूरिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन के अंदर क्या होता है कि हमारे पास देयर इज़ एन एम्फेसिस ऑन फाइंडिंग सॉफ्टवेयर ऑब्जेक्ट्स एंड हाउ दे कोलेबरेट टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। तो हमारे पास हम सॉफ्टवेयर ऑब्जेक्ट्स को हम डिफ़ाइन करते हैं, जैसे कि प्लेन है तो प्लेन के क्या क्या एट्रीब्यूट्स होने जा रहे हैं और क्या क्या वो फंक्शन परफॉर्म करेगा, वो उसके डिज़ाइन के अंदर आएंगे कि क्या क्या वो फंक्शन परफॉर्म करे तो और हमारी रिक्वायरमेंट फुलफ़िल हो जाएगी। और फिर आपस में डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का और कॉन्सेप्ट्स का क्या रिलेशनशिप होने जा रहा है, किस तरह से वो आपस में कोलैबोरेट करेंगे, तो ये चीज़ भी जो है वो डिज़ाइन के अंदर होती है। और डिज़ाइन के बाद हम इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाते हैं। और डिज़ाइन फेज़ में जो हम एक प्लान बनाते हैं, उससे काफ़ी हेल्प होती है कि हम उसको किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर रिप्रेजेंट करवा सकते हैं। तो सॉफ्टवेयर जो डेवलपर्स होते हैं वो उनके लिए ये पहले ज़रूरी होता है कि वो एनालिसिस और डिज़ाइन के फेज़ के से गुजरें और उसके बाद जो है वो एक क्लास जो है वो उससे बनाना ईजी हो जाता है, कोडिंग ईजी हो जाती है, ठीक है। तो ये हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस और डिज़ाइन कंप्लीट हुआ यहाँ पर। और ये आगे डिफरेंट यूज़ केसेस और की ये चीज़ें हैं जो कि हम बाद में आने वाले लेक्चर्स में आपको डिटेल में बताऊंगी कि सीक्वेंस डायग्राम क्या होती है, क्लास डायग्राम क्या होती है, डोमेन मॉडल क्या होता है, और ये सारा कुछ हम डिस्कस करेंगे। तो आज के लेक्चर के अंदर हम नेक्स्ट देख लेते हैं कि हमने क्या पढ़ना है, वो है व्हाट इज़ यूएमएल।
तो UML का मतलब है यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज। द यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज इज़ अ विजुअल लैंग्वेज फॉर स्पेसिफाइंग, कंस्ट्रक्टिंग एंड डॉक्यूमेंटिंग द आर्टिफैक्ट्स ऑफ अ सिस्टम। ठीक है, तो ये डेफिनेशन बिल्कुल ईजी सी है। यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज एक विजुअल लैंग्वेज है, ठीक है, जिसके थ्रू आप स्पेसिफाई करते हो, कंस्ट्रक्ट करते हो, डॉक्यूमेंट करते हो आर्टिफैक्ट्स ऑफ द सिस्टम को। ठीक है, आर्टिफैक्ट्स देख लेते हैं कि क्या है। द टर्म आर्टिफैक्ट इज इन कनेक्शन विद द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट is largely associated with the specific development methods and processes such as प्रोजेक्ट प्लान्स होते हैं, बिजनेस केसेस और रिस्क असेसमेंट्स। ठीक है, तो आर्टिफैक्ट्स हमारे पास ये स्पेसिफिक डेवलपमेंट मेथड्स और प्रोसेसेस को कहते हैं। ठीक है, तो हम जो है UML के थ्रू हम इन तमाम चीज़ों को, इन तमाम बिजनेस केसेस, प्रोजेक्ट प्लान्स वगैरह को जो है वो तमाम चीज़ों को जो है सिस्टम से जो रिलेटेड होते हैं प्लान्स और प्रोसेसेस, उन सब को जो है वो स्पेसिफाई करने की कोशिश कर रहे होते हैं, कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं और डॉक्यूमेंट करने की कोशिश कर रहे होते हैं, ताकि हमारी जो रिक्वायरमेंट्स है वो क्लियर हो जाएं और जो हमारे स्टेक होल्डर्स की रिक्वायरमेंट्स हैं वो हम क्लियरली उनको मेंशन भी कर सकें और ख़ुद भी क्लियर हो सके कि क्या हम सॉफ्टवेयर बनाने जा रहे हैं, ताकि कुछ भी ऐसा ना हो कि जो अननोन हो। ठीक है, द वर्ड विजुअल इन द डेफिनेशन इज़ द की पॉइंट ऑफ द UML। ठीक है, हमारे पास UML जैसे पता है कि डी फैक्टो डायग्रामिंग नोटेशन है फॉर ड्राइंग और प्रेजेंटिंग द पिक्चर्स विद सम टेक्स्ट रिलेटेड टू द सॉफ्टवेयर, प्राइमरीली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर। तो हमने जैसे बताया कि यूज़ केसेस आपने देखे होंगे कि इस तरह की डायग्राम्स होती हैं, तो हमारे पास जो है वो इस तरह से हम कुछ टेक्स्ट भी रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं और बीच में कुछ हमारे पास पिक्चर्स भी होती हैं, जिनके थ्रू हम तमाम इन सॉफ्टवेयर के जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स वगैरह होती हैं या जो फंक्शन वो परफॉर्म कर रहा होता है सिस्टम, तो उसको हम रिप्रेजेंट करवाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट चीज़ है कि 3 वेज टू अप्लाई UML। तो UML को हम 3 वेज में अप्लाई कर सकते हैं। UML एज अ स्केच, इनफॉर्मल एंड यानी UML को यूज़ करते हुए आप इनफॉर्मल और इनकम्प्लीट डायग्राम्स बना सकते हो, ऑफन हैंड स्केच्ड और ऑन वाइट बोर्ड, created to explore the difficult parts of the problem or solution space, exploiting द पावर ऑफ द विजुअल लैंग्वेज। तो इस बिल्कुल ये सिंपल सा पॉइंट है कि आप ये UML जो है इसकी मदद से आप इनफॉर्मल स्केचेस बना सकते हैं, हैंड स्केचेस बना सकते हैं, जिनके थ्रू जो है आप अपनी सोल्यूशन स्पेस के अंदर जो है वो जो भी उसके डिफ़िकल्ट पार्ट्स हैं उनको एक्सप्लोर कर सकते हैं और उनको विजुअली जो है वो अपने क्लाइंट के साथ, स्टेक होल्डर के साथ बैठ के डिस्कस कर सकते हैं, ताकि सभी एक पेज पे हों और रिक्वायरमेंट्स को जो है वो बिल्कुल सही तरह से समझा जाए। और नेक्स्ट हमारे पास पार्ट होता है UML एज अ ब्लू प्रिंट relatively detailed design diagram used either for reverse engineering to visualize and better understanding of the existing code in UML diagrams। ठीक है, रिवर्स इंजीनियरिंग का भी आपको आइडिया होगा। और दूसरा एक हमारे पास जो है वो इसका यूज़ है कि हमारे पास इसको रिवर्स इंजीनियरिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, और दूसरा हमारे पास होता है कोड जनरेशन के लिए, यानी फॉरवर्ड इंजीनियरिंग के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं UML को। If in reverse engineering, a UML tool reads the source or binaries and generates typically UML package, class and sequence diagram। ठीक है, रिवर्स इंजीनियरिंग के अंदर हम कुछ सोर्स और बाइनरीज वगैरह जनरेट को यूज़ करते हैं और फिर जो है हम पैकेज डायग्राम, क्लास डायग्राम और सीक्वेंस डायग्राम्स वगैरह जनरेट करते हैं। और ये जो ब्लूप्रिंट्स जनरेट होते हैं कैन हेल्प द रीडर अंडरस्टैंड द बिग पिक्चर, एलिमेंट, स्ट्रक्चर एंड कोलैबोरेशन। तो इनके यही होता है कि जैसे सीक्वेंस डायग्राम नाम से पता चलता है कि हमारे पास सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स बताती है कि कौन सा इवेंट सबसे पहले होगा तो नेक्स्ट जो है वो ट्रिगर होगा, और किन किन स्टेप्स पे क्या क्या वेरिफिकेशंस वगैरह अप्लाई होंगी, वो सारी जो है वो सीक्वेंस डायग्राम के अंदर आती है। जबकि क्लास डायग्राम के अंदर आप बताते हो कि कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स होंगे और उनके क्या क्या एट्रीब्यूट्स होंगे और आपस में वो किस तरह से रिलेटेड होंगी।
सेम गोज़ फॉर द पैकेज डायग्राम एज वेल। तो इनके ज़रिए से आप जो है इन डायग्राम्स के ज़रिए से आप एक सिस्टम आप एक रीडर को जो है वो एक बिग पिक्चर प्रोवाइड कर रहे होते हो कि आपका जो सिस्टम आप बनाने जा रहे हो वो उसका स्ट्रक्चर किस तरह का होगा और वो किस तरह से जो है वो डिफरेंट फंक्शंस जो है परफॉर्म करेगा। और बिफोर प्रोग्रामिंग सम डिटेल डायग्राम्स कैन प्रोवाइड गाइडेंस ऑफ द फॉर द कोड जनरेशन। जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था कि हम क्लास डायग्राम्स के ज़रिए से हमारे पास कोड जनरेशन काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाती है और हम उसको जो है सो सिंपली जावा जैसे एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है तो उसके अंदर कोड करना बहुत आसान हो जाता है, आइदर मैनुअली और ऑटोमेटिकली विद अ टूल। यानी आप मैनुअल कुछ प्रोसेसेस भी यूज़ कर सकते हो जो कि डायग्राम्स को रीड करते हुए कोड जनरेट कर देते हैं, अदरवाइज़ आप जो है वो खुद भी कर सकते हैं। It's common that the diagrams are used for some code and other code is filled by a developer while coding। तो ये UML जो sketches होते हैं ये हमें कोड में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प आउट कर रहे होते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं 3 perspective to apply UML। The UML describe the raw diagram types such as class diagram and sequence diagram. It does not superimpose a modeling perspective on these. For example, the same UML class diagram notation can be used to draw the pictures of the concepts in the real world or the software classes in the Java। तो हमारे पास जो है जो UML होती है ये हमें इस तरह की क्लासेस जो है वो दे रही होती है और कॉन्सेप्ट्स दे रही होती है कि जो हमारे पास रियल वर्ल्ड और सॉफ्टवेयर के अंदर दोनों के अंदर इक्वली एप्लीकेबल होती हैं और आप उसको जो है आराम से जावा के अंदर भी कन्वर्ट कर सकते हैं। दिस इनसाइट वाज एम्फसाइज्ड इन द Syntropy object oriented method। This is the same notation may be used for the 3 perspectives and types of the model। Conceptual perspective of the diagrams are interpreted as describing things in a situation of the real world or domain of the interest। ठीक है, conceptual perspective के अंदर हम जो है वो real world के अंदर या domain of interest के अंदर जिस तरह की situations होती हैं उनको describe करने की कोशिश करते हैं, उनको interpret करने की कोशिश करते हैं। जबकि specification या स्पेसिफिकेशन perspective के अंदर ये होता है द डायग्राम्स यूजिंग द सेम नोटेशन एज इन द conceptual perspective describe the software abstraction or components with the specification and interfaces but not commitment to a particular implementation। For example, not specifically a class in the C# or Java। तो हमारे पास ये होता है स्पेसिफिकेशन पर्सपेक्टिव के अंदर हम उस चीज़ को सॉफ्टवेयर ऑब्स्ट्रक्शन की या उसके कंपोनेंट्स को सॉफ्टवेयर के पर्सपेक्टिव से या इंटरफेसेस के पर्सपेक्टिव से जो है वो चीज़ों को देख रहे होते हैं कि किस तरह से जो है वो बाद में इम्प्लीमेंट होंगी। यानी हम सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशन पर्सपेक्टिव के अंदर जो है वो सिर्फ एब्स्ट्रैक्शन को और कंपोनेंट्स वगैरह को देख रहे होते हैं, उनकी इम्प्लीमेंटेशन नेक्स्ट फेज़ के अंदर की जाती है। इम्प्लीमेंटेशन के अंदर क्या होता है, इम्प्लीमेंटेशन पर्सपेक्टिव द डायग्राम in the implementation perspective the diagrams describe the software implementation in a particular टेक्नोलॉजी सच एज जावा वगैरह के अंदर आप उसका पूरी जो कोड लिख देते हैं और उसको आप रन करते हैं तो वो इम्प्लीमेंटेशन फेज स्टार्ट हो जाता है। तो इसी तरह से जो है हमारे पास हमने 3 कॉन्सेप्ट्स जो है वो या 3 पर्सपेक्टिव्स जो हैं वो अकेले हमने जो है वो या टाइप्स ऑफ मॉडल्स भी इसको कह सकते हैं वो हमने पढ़े हैं कि हमारे पास कंसेप्चुअल पर्सपेक्टिव होता है, स्पेसिफिकेशन पर्सपेक्टिव होता है यानी जिसके अंदर हम सॉफ्टवेयर के एब्स्ट्रैक्शंस को डिफ़ाइन करते हैं और कंपोनेंट्स वगैरह को डिफ़ाइन करते हैं और इंटरफेसेस के बारे में बताते हैं। और हम ये नहीं बताते कि इम्प्लीमेंट कैसे होगा, यानी हम नहीं बताते कि जावा के अंदर किस तरह की C# के अंदर उसकी किस तरह की क्लासेस जो है वो जनरेट होंगी। और नेक्स्ट फेज जो इम्प्लीमेंटेशन पर्सपेक्टिव होता है उसके अंदर हम जो है वो डायग्राम्स के थ्रू हम एक सॉफ्टवेयर की प्रॉपर कोडिंग करते हैं और उसको जो है वो किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर जो है वो रिप्रेजेंट करवाते हैं। विद दिस हम फर्स्ट चैप्टर के एंड पे आ चुके हैं। होपफुली आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी। अगर आपको कोई भी इशू हो या किसी पॉइंट पे क्लैरिटी चाहिए हो तो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। आई एम ऑलवेज देयर टू आंसर यू। और आज की वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी हो और अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाली हर वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।